हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशनल सर जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का जो गाला का मॉडल क्वेश्चन पेपर है, पेपर 4, उसका फुल सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन मैं आज आपको देने वाला हूं इंग्लिश मीडियम में। पेपर 1, 2, 3 का हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो जाके देख लीजिए। लिंक आपको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो के। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाला का जो पेपर है सोशल साइंस का, उसका पेपर 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर 4 है जो गाला का मॉडल क्वेश्चन पेपर है 2022 का। तो उसमें सबसे पहला दिया है सेक्शन ए, जिसमें दिया है हमको मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो हमको यहाँ पे मैच करना है सेक्शन ए को सेक्शन बी के साथ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वुडन स्विंग्स, तो इसका आंसर है सांखेड़ा एफ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है हमको यहाँ पे तुलसीदास। तो तुलसीदास जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रामचरित मानस, तो इसका आंसर है डी। उसके बाद हाथी सिंह ना डेरा, तो हाथी सिंह का जो डेरा है वो अहमदाबाद में है, तो इसका आंसर है ई। उसके बाद जूनागढ़, तो जूनागढ़ के अंदर एक वेल है जिसका नाम है नवघन वेल, तो इसका आंसर है बी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, तो इंडिया की सिलिकॉन वैली जो है वो है बेंगलुरु, द आंसर इज सी। चलिए, उसके बाद हमको यहाँ पे बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट वो बताना है हमको, जिसमें सबसे पहला दिया है द हिमालय माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, द आंसर इज फॉल्स। हिमालय का जो माउंटेन रेंज है वो साउथ इंडिया में नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो कहाँ पे है। उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है द केव्स ऑफ इलोरा इन महाराष्ट्र स्टेट, जो इलोरा की केव्स है वो महाराष्ट्र की स्टेट में है, द आंसर इज ट्रू। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इलोरा और अजंता की केव्स आई हुई है। उसके बाद लेटेराइट सोइल इज़ द अदर नेम ऑफ पड़खाऊ सोइल, तो इसका आंसर है फॉल्स। लेटेराइट सोइल जो है वो पड़खाऊ सोइल नहीं है। पड़खाऊ सोइल का आपको दूसरा नाम पता हो कि किस सोइल को पड़खाऊ सोइल बोलते हैं तो आप कमेंट करके उसका आंसर बता सकते हैं। चलिए, उसके बाद 9th क्वेश्चन दिया है हमको यहाँ पे दे आर 12 बायो प्रोटेक्शन जोन इन इंडिया, द आंसर इज 4। टोटल कितने बायो प्रोटेक्शन जोन हैं वो आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल कितने हैं, 12 नहीं है, उससे ज़्यादा हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया है द रोपवे सर्विस इन गुजरात आर अवेलेबल इन पावागढ़, सापुतारा एंड अंबाजी, द आंसर इज ट्रू। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव्स, फिलअप्स करना है हमको एकदम। यहाँ पे अल्टरनेटिव्स दे दिए हैं 3, उसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको फिल करना है। देखते हैं। सबसे पहला जी यहाँ पे 11th क्वेश्चन दिया है द रूम इज़ इन अ मॉस्क विद अ पिलर इज़ नॉन एज, जो मस्जिद के अंदर जो रूम्स होते हैं जिसमें पिलर्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, महराब, लीवान या तो फिर मकसूदा, द आंसर इज़ लीवान। उसके बाद 12 दिया है यहाँ पे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र गेज द बेनिफिट ऑफ डेस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ऑप्शन है यहाँ पे दे दी हमको नर्मदा वैली, चंबल वैली या दामोदर वैली, द आंसर इज नर्मदा वैली। उसके बाद 13 क्वेश्चन दिया है ट्रेड इज़ द डेस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड कैसी एक्टिविटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, द आंसर इज टर्शियरी। उसके बाद 14 क्वेश्चन दिया है एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मर एन आईटीशियन एंड बिजनेसमैन एंड टीचर एक्सेट्रा आर नोन एज डेस एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटी पैसिव के लिए की जाती है, सो इज़ नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसे के लिए की जाती हो और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो पैसों के लिए ना की जाती हो, सेवा के लिए की जाती हो। ठीक है, उसके बाद 15 क्वेश्चन दिया है डैश इज़ अ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, द आंसर इज़ 5 जून। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हम। यहाँ पे हमको दे दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। यहाँ पे हमको MCQs दे दिए हैं, उसमें से हमको करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है विच इज़ मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर वाटर का मेन सोर्स क्या है, द आंसर इज़ डी, रेन। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है विच पीरियोडिकल इज़ अ पब्लिश फॉर द कंज्यूमर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो इसका आंसर है ए, इनसाइड। उसके बाद 18 क्वेश्चन दिया है विच इकोनॉमिक्स ऑफ द इंडियन ओरिजिन इज़ अ रिसिपिएंट ऑफ द नोबल प्राइज़
इंडियन इकोनॉमिक्स कौन सा है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? द आंसर इज़ अमर्त्य सेन। और इनको नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, विच आर्टिकल हैज़ अबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी के लिए कौन सा आर्टिकल लाया गया? आर्टिकल 17। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में बी रिफ्यूज टू बी गिवन। तो इसका आंसर है मैटर रिलेटेड टू सोवर्जिनिटी। चलिए उसके बाद हमको यहाँ पे दिए थे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड। 1 और 2 वर्ड्स में हमको यहाँ पे आंसर देना है, जिसमें ये 21 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है पहले। इन टूडेज एज व्हाट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन। बैकबोन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बैकबोन क्या है? द आंसर इज मिनरल्स। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। द आंसर इज प्लास्टिक इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ ISO सिचुएटेड। ISO जो हेड क्वार्टर है वो है जिनीवा। जिनीवा के स्विट्ज़रलैंड में जो जिनीवा है वहाँ पे है। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड नक्सलिस्ट टुक इंस्पिरेशन एंड स्टार्टेड इंसर्जेंसी इन इंडिया। तो नक्सलिस्ट जो थे उन्होंने चाइना से इंस्पिरेशन लिया था। चलिए वहाँ उसके बाद आता है, अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन बी, 2 मार्क्स का है। तो चलिए देखते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया है, वी रिगार्ड्स रिवर एज अ लोक माता वाई। मतलब हम रिवर्स को लोक माता क्यों मानते हैं, एक्सप्लेन करिए। तो हमको पता है कि रिवर से हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। रिवर से हमको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, डोमेस्टिक यूज़ करते हैं हम रिवर्स जो पानी है, इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट बना के रिवर्स पे, और उसके अलावा वाटरवे की तरह यूज़ करते हैं हम। बहुत सारी रिवर्स है हमारे पास, गंगा, यमुना, सरस्वती, इंदुज, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इतनी सारी यूजेस से हम इसको लोक माता मानते हैं, क्योंकि बहुत यूज़फुल है रिवर्स हमारे लिए। उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अबाउट द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रेलॉइड। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में बताया गया है। ऑस्ट्रेलॉइड जो थे ये आए थे साउथ ईस्ट एशिया से, और ये जो हैं आर्यंस इन्हें ऑस्ट्रेलॉइड कहते हैं एज अ निषाद, ठीक है। आर्यंस इनको निषाद कहते थे। डार्क कम्प्लेक्शन था इनका, ठीक है, मतलब काले कलर के थे ये। ब्रॉड हेड थोड़ा सा बड़ा था, फ्लैट नोज, नाक इनकी थोड़ी सी चपटी थी, और शॉर्ट स्ट्रेटर, मतलब इनकी हाइट कम थी थोड़ी सी, ठीक है। 4 या 5 फुट के समथिंग आसपास इनकी हाइट थी, ठीक है। तो ये सब आपको इसके बारे में लिख देना है ऑस्ट्रेलॉइड के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, और अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 26 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया है, विच आइटम वेर मेड बाय द हड़प्पन पीपल फ्रॉम क्ले। मतलब जो हड़प्पन पीपल थे वो मिट्टी से कौन कौन सी चीज़ें बनाते थे। तो देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है, टॉयज़ बनाते थे, वो पोट्स बनाते थे, पिक्चर बनाते थे, अर्थन लैम्प। अर्थन लैम्प मतलब वो दिए आते हैं, दिए मिट्टी के दिए बनते हैं। उसके अलावा क्ले स्टोव मतलब अभी जो चूल्हा होता है, जिसको हम चूल्हा कहते हैं, गांव में हमारे क्ले स्टोव होता है, चूल्हा होता है जिस पे खाना बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें बनाते थे। उसके अलावा वो बहुत सारे मतलब बर्तन भी बनाते थे जिसमें चीज़ों को स्टोर किया जा सकता था, जैसे कि दही को स्टोर करने के लिए यूटेंसिल्स बनाते थे वो, घी, कर्ड, बटर मिल्क, ये सब चीज़ें। तो ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें जो होती थी वो किचन वेयर से होती थी, मतलब यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह होते थे। चलो उसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे दिया है, राइट अबाउट जयशंकर सुंदरी। तो जयशंकर सुंदरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन जयशंकर सुंदरी के बारे में दे दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 29 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमको दिया है, इंडिया हैज़ अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एंशिएंट टाइम एक्सप्लेन। इंडिया जो है वो मतलब पुराने ज़माने से ही जो पिलग्रिमेज का एक जगह है। पिलग्रिमेज मतलब जहाँ पे वो जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो हिंदू रिलीजन है जिसमें तीर्थ यात्रा किया जाता है, जाया जाता है, तो वो इसका विलेज मतलब इसका प्लेस माना जाता है। तो आपको पता ही होगा कि 4 धाम है इंडिया में, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारका। तो जहाँ पे यानी ये 4 जो धाम है वहाँ पे जाते हैं वो तीर्थ यात्रा करने के लिए। उसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग से,
ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे मतलब 51 शक्तिपीठ हैं इंडिया के अंदर, तो मतलब बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है, इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं, इसीलिए पिलग्रिमेज का लैंड माना जाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है हमको यहाँ पे, विच एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी एक्टिविटी करता है, तो वो बेसिकली टोटल 5000 हमारे यहाँ पे जो हेरिटेज साइट्स हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम है कि ये जो 5000 हेरिटेज साइट्स हैं उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करना, उसका प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन करना, मतलब उसको बचा के रखना, उसकी हिफाजत करना। चलिए उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन दे दिया हमको यहाँ पे कि देर आर मेनी स्पैरोज अराउंड योर स्कूल, सो व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट देम एंड स्पेशली इन समर। मतलब हमारे आसपास बहुत सारे स्पैरोज हैं, तो हमको उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो सिंपल सा है, तो अगर आप इसको अपनी ओन भाषा में लिखना पड़ेगा, आपको ओन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं कि हम ये छोटा सा जो बाउल होता है, प्याला या तो फिर कोई कंटेनर या तो फिर कोई क्ले का पॉट्स है, तो वहाँ पे हम उसमें पानी भर के जहाँ पे ये जो स्पैरोज रहते हैं उसके आसपास हम रख देंगे, ताकि समझ में क्या होता है, समझ में पानी की दिक्कत हो जाती है, सब सूख जाती हैं, तो उनको पानी वगैरह मिलता नहीं है, तो इसीलिए हमको वहाँ पे पानी रख देना है ताकि वो ईज़िली वो पानी को पी सके। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, रेनफॉल और इरीगेशन। रेनफॉल और इरीगेशन को यहाँ पे, जो रेन वाटर है और इरीगेशन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो रेन वाटर है तो मेन सोर्स माना जाता है रेन वाटर, बारिश का पानी। जब बारिश का पानी होता है तो जो जितने भी वेल्स या तो फिर जो भी रिवर्स वगैरह है वो सब भर जाते हैं, फिर वो पानी का यूज़ किया जाता है अलग अलग डिफरेंट वेज में। उसके बाद इरीगेशन दिया है। इरीगेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, सिंचाई जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। तो ये सब के बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है, विच एनर्जी रिसोर्सेज आर कॉल्ड कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। कॉमर्शियल का मतलब होता है जहाँ पे मतलब व्यापार वगैरह, तो आपको पता ही है कोयल जो है, उसके अलावा मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब बेची जाती है और ख़रीदी जाती है, तो इसीलिए इसको कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। ये सबसे एनर्जी बनती है पर इसको खरीदी और बेची जाती है, इसीलिए इसको कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं। चलिए उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है हमको यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट करना है नेचुरल गैस और बायोगैस का, जिसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल गैस दे दी है, यहाँ पे बायोगैस दे दिए हैं, तो इसका डिफरेंस आपको बताना है। एक ऑक्सीजन है और दूसरा जो है वो रिन्यूएबल है, मतलब इसको हम वापस से रिन्यू नहीं कर सकते। नेचुरल गैस है उसको हम वापस से नहीं बना सकते, लेकिन बायोगैस जो है उसको हम बार बार बना सकते हैं फिर से। ठीक है, ये कॉमर्शियल के लिए यूज़ होता है, ये नॉन कॉमर्शियल के लिए यूज़ होता है। इसमें पॉल्यूशन क्रिएट होता है और इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। ये मिनरल ऑयल में से निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, और ये जो काऊ डंक होती है वो काऊ डंक में से बैक्टीरिया की हेल्प से इसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप इनके बीच में डिफरेंस लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है, विच रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, तो उसमें लाइमस्टोन है, कॉल है, जिप्सम है, बॉक्साइट है और चाइना क्ले। ये 5 चीज़ें यूज़ होती है। लाइमस्टोन 1, कॉल 2, जिप्सम 3, बॉक्साइट 4 और चाइना क्ले 5। तो इससे बनाया जाता है सीमेंट। चलिए उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किसको कहेंगे हम, जो इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन होता है, एयर, वाटर और लैंड पॉल्यूशन, तो उसको हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कहेंगे। चलिए उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है कि ये जो सिंबल है हमको वो सिंबल बताना है कि ये किस लिए, क्या है ये सिंबल। तो ISO है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, उसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है, और ये बेसिकली सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। मतलब आपको कोई भी चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में बेचनी है तो ये सिंबल अगर आपके प्रोडक्ट पे हुआ तो इसका मतलब वो आप इजीली उसको बेच सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसका जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो देता है ये सिंबल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन C। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 38 नंबर का, राइट अबाउट आर्ट ऑफ पिलर इनक्रिप्शन। पिलर इनक्रिप्शन के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो पिलर इनक्रिप्शन के बारे में आपको लिख देना है, जिसमें जो मेन सबसे ज़्यादा फेमस पिलर इनक्रिप्शन है वो है सारनाथ का जो पिलर है, सारनाथ पिलर ऑफ सारनाथ, वो लिख देना है आपको।
ठीक है, तो उसमें एलिफेंट्स की फिगर है, उसमें 4 लाइन्स की फिगर है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया है 39 नंबर का क्वेश्चन, वाई इज़ द गुप्ता पीरियड रिगार्डेड एज गोल्डन एज ऑफ द इंडियन आर्ट। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज क्यों कहते हैं? ठीक है, तो इसका भी सिंपल आंसर है क्योंकि जो गोल्डन एज था उसमें हर एक जितने भी चाहे वो डांसिंग आर्ट हो, चाहे वो स्कल्पचर आर्ट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर आर्ट हो, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो, हर एक चीज़ का डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए उसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सब अलग अलग, स्तूपा से, विहारा से, चैत्या से, ठीक है, मथा से, पिलर्स, फ्लैग पोस्ट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बाइल्ड हुई थी, तो इसीलिए मतलब इसको गोल्डन पीरियड माना जाता है इंडियन आर्ट का। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसके बारे में हमको बताइए। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीनियर। लैंड, कैपिटल, लेबर और इंटरप्रीनियरशिप। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम करते हैं तो उसके लिए चारों चीज़ की ज़रूरत होती है। कोई भी कंपनी फैक्ट्री होती है तो उसके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें लैंड है, ज़मीन तो होना ही चाहिए उसके पास, उसके ऊपर एक फैक्ट्री बनेगी उसकी, उसके बाद पैसे होने चाहिए, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स वगैरह के लिए, उसके बाद लेबर्स होने चाहिए जो मजदूर काम करेंगे उसके अंदर, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो ऑनर है वो बिज़नेस का वो भी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है ऑनर ऑफ बिज़नेस, जो बिज़नेस को चलाता है, कोऑर्डिनेट करता है ये चारों फैक्टर्स को। तो इसके बारे में आपको लिख देना है कि ये नेचुरल है, ये मैन मेड है, और ये फार्म, इसमें जो लेबर। चलिए यहाँ पर 41 नंबर का क्वेश्चन है, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये सबको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सॉइल किसके कहेंगे? सॉइल इज़ अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ की सबसे अपर सरफेस वाली जो लेयर है उसे हम सॉइल कहते हैं, जिसमें सब चीज़ें होती हैं, मिक्सर, वहाँ पे सब सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स वगैरह कंटेन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का मतलब है कि जिसकी ऑनरशिप नेशन मतलब कंट्री की हो तो उसको हम नेशनल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आर्मी दिया है तो आर्मी की ऑनरशिप नेशन कंट्री की होती है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम उसको कह सकते हैं जो हम रीजनरेट कर सकते हैं। दोज रिसोर्सेज विच आर रीजनरेटेड दैट यूज पोर्शन themselves within a stipulated time are called renewable resources। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोलर आइसोलेशन दिया है, तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सोलर एनर्जी है, उसके अलावा विंड एनर्जी है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इस तरीके से आपको डिफाइन लिख देनी है। उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि गुप्ता एज इज़ अ कॉल्ड गोल्डन एज इन संस्कृत लिटरेचर, वाई। मतलब जो गुप्ता पीरियड था वो संस्कृत लिटरेचर के लिए गोल्डन माना जाता था, क्यों ऐसा? तो यहाँ पे उसका आंसर दे दिया है कि बहुत सारे यहाँ पे गुप्ता पीरियड में बहुत सारे लिटरेचर यहाँ पे लिखे गए थे। जैसे कि जो कालिदास है उन्होंने कुमार संभवा, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, ये सब कालिदास ने लिखा था। उसके अलावा बाण भट्ट है, उन्होंने कादम्बरी लिखा था, हर्षचरित लिखा था। उसके बाद भवभूति ने रामचरितमानस, ठीक है। उसके बाद किराता अर्जुनियम, उसके बाद विशाखा दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्ष, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई थी, इसीलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है संस्कृत लिटरेचर का। चलिए उसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन दिया है, स्टेट द मेजर अंडरटेकन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 1972 में। उसके अलावा गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड बनाया था 1952 में। इसके अंदर नॉर्मली उन्होंने नेशनल पार्क, सेंचुरीज़ वगैरह बनाए थे, बर्ड सेंचुरी, जिसमें वो एनिमल्स आसानी से रह सकें। उसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे वर्क करती है ताकि हमारे जो हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज, उनको कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 44 नंबर का क्वेश्चन, स्टेट द रीज़न ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है उसका रीज़न लिखना है। तो कोई भी 3 लिखना है आपको यहाँ पे। तो एक तो सबसे पहला है कंज्यूमर देमसेल्व्स, मतलब कंज्यूमर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके लिए कंज्यूमर खुद जिम्मेदार है।
क्योंकि उसको मार्केट के बारे में अवेयरनेस नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, जिससे उसको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं जो ट्रेडर्स सब सेलर होते हैं वो इजीली। उसके बाद लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है गारंटी वारंटी की, ठीक है, क्वालिटी, यूटिलिटी, क्वांटिटी की, इसीलिए। उसके बाद लिमिटेड सप्लाई और लिमिटेड कंपटीशन। तो इस तरीके से आप कोई भी इसमें से 3 लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन आता है, वाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू इम्प्लीमेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। जो सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो जो स्टार्टिंग था हमारा 5 ईयर प्लान 1951-52 में वहाँ से स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, क्यों आई वो आपको यहाँ पे बताना है। तो उसका आंसर दे दिया है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट वेरियस स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वुमन। तो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम है, जैसे विद्या लक्ष्मी बॉन्ड है, ठीक है। उसके अलावा स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी है, सरस्वती साधना योजना जिसके अंदर वो फ्री में साइकिल देते हैं, जो गर्ल्स होती हैं उनको फ्री बाईसाइकिल देते हैं वो। उसके अलावा सबला योजना जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट वगैरह होता है। 33% रिजर्वेशन रखी गई है गुजरात गवर्नमेंट ने। उसमें मिशन मंगलम योजना, ठीक है, जिसमें सखी मंडल को हेल्प फाइनेंशियल प्रोवाइड करते हैं वो। उसके बाद बेटी बचाओ अभियान, ये सब इसमें, ये सब के बारे में आपको लिखना है इसमें। चलिए उसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे दिया है, राइट अबाउट द साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया। साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में बताना है। तो इसमें नॉर्मली आपको यहाँ पे जो साइंटिफिक हेरिटेज है, जैसे मेटलर्जी है, केमिस्ट्री है, मेडिकल साइंस, सर्जरी, उसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सब के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे केमिस्ट्री की फील्ड में हमने कौन सा एग्जांपल मतलब अचीवमेंट किया है वो बताना है। तो केमिस्ट्री के अंदर आपको एक नाम याद रखना पड़ेगा, नागार्जुन का, जिन्होंने बुक्स लिखी थी रत्नासागर और रास रत्नाकर और आरोग्य मंजरी। और ये नागार्जुन जो थे ये नालंदा के अंदर पढ़ाते थे और ये केमिस्ट्री के टीचर थे। और इन्होंने मतलब बहुत सारे बुक्स, ये जो बुक्स लिखी है उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। इन्होंने ही मतलब वो जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी को हम जला के उसकी जो ऐश है उसका हम मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी इन्होंने बताया है। उसके अलावा ये 7.5 फीट की हाइट बिहार के अंदर है लॉर्ड बुद्धा की, ठीक है। उसके अलावा 18 फीट का स्टेचू है नालंदा के अंदर। आयरन पिलर दिल्ली के अंदर आया हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड ने बनाया था जिसको, और वो अभी तक कोरोडेड नहीं हुआ है, मतलब अभी तक उसको जंग नहीं लगा है, इतना पुराना है वो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना है फिर भी। तो इस तरीके से केमिस्ट्री के फील्ड के बारे में आपको लिखना है। चलिए उसके बाद 49 नंबर का आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, विच आर दे। और उसमें से हमको सिर्फ 4 के बारे में लिखना है। तो इंडिया के जो अंदर एग्रीकल्चर के टाइप्स है वो टोटल 6 हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर और इंटेंसिव फार्मिंग। तो इसमें से कोई भी 4 के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा, जिसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग आता है। तो ये इसका मतलब है कि ऐसी फार्मिंग जो अपनी फैमिली चलाने के लिए की जाती हो, मतलब फैमिली जितना फार्मिंग करे उतना फैमिली यूज़ कर सके। तो फैमिली के खाने पीने के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद सेकेंड है ड्राई फार्मिंग। ड्राई और वीट ये दोनों आपको याद रख लें। ड्राई फार्मिंग मतलब जिसमें इरिगेशन नहीं होता या तो फिर रेनफॉल नहीं होता, जिस जगह पे वहाँ पे ड्राई फार्मिंग होती है। और वेट फार्मिंग मतलब जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी भी होती है और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वेट फार्मिंग होता है। उसके बाद शिफ्टिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, तो ये कोई भी एक बता देना है आपको यहाँ से। चलिए उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन दे दिया हमको यहाँ पे, जिसमें हमको मेथड्स बतानी है एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर की 3 मेथड्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें सब ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइज़र, केमिकल, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं करते, सिर्फ काऊ डंग, अर्थवॉर्म, फर्टिलाइज़र वो सब का यूज़ करते हैं। सब सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जिसको लंबे टाइम तक टिकाई लग सके हम, तो इसमें जो नॉर्मल यूज़ होता है केमिकल फर्टिलाइज़र का। और मिक्स फार्मिंग के अंदर आता है कि जिसमें फार्मिंग के साथ साथ हम पशुपालन भी करें, मुर्गी भी पालें, सेरीकल्चर भी करें, वो सब चीज़ें आती है इसमें।
चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया है हमको 51 नंबर का क्वेश्चन, मेंशन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस एनी फोर। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स बताने हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के टोटल यहाँ पे 5 या 6 टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें हमको 4 बताने हैं। इसमें सबसे पहला आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो सीज़न के हिसाब से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। जैसे कि फार्मर जो हैं, जब तक सीज़न होता है उसमें वो फार्मिंग करते हैं 3 से 5 महीने, और फिर उसके बाद वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। उसके बाद सेकंड आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ये आती है टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे कि टेक्नोलॉजी बदलती है, तो उसमें क्या होता है कि अब इंसानों की जगह मशीन ले लेता है, मशीन काम करने लगता है, जिसमें वर्कर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, ऑर्थोडॉक्स है ये। मतलब पुराने ज़माने के जो लोग थे, सोसाइटी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इलिटरेसी थी, इसकी वजह से अभी भी वो इलिटरेस या तो फिर गरीब या तो फिर वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। उसके बाद आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है वर्कर्स की, उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हो। जैसे 10 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तो 10 की जगह 15 काम करते हैं, 5 एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो 5 एक्स्ट्रा जो वर्कर्स है उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 52 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें हमको पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम के बारे में बताना है। तो ये सब प्रोग्राम से पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, जिसमें मनरेगा है, चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम है, उसके बाद माँ अन्नपूर्णा योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, तो ये सब के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो उसमें यहाँ पे चिल्ड्रंस के राइट्स बताने हैं। तो जैसे कि उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए, 6 to 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, तो उनको पढ़ना, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। उनको कोई उनके साथ किसी भी टाइप्स का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको अपने कंजर्व राइट से उनको कंजर्व करने का कल्चर, और जो भी रहते हैं वो जहाँ पे, ठीक है, उनको फिज़िकल और मेंटल टॉर्चर से प्रोटेक्ट करने का राइट है। तो ये सब जो बच्चों के राइट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद लास्ट आता है हमारे यहाँ पे मैप फिलिंग, जिसमें मैप फिल करना है हमको, ठीक है। नेशनल जो पार्क है, यहाँ पे आपको नेशनल पार्क दे दिया है काजीरंगा, ठीक है। उसके अलावा जो सेंचुरी है सुंदरबन, वो यहाँ पे है सुंदरबन। फिर ये मुंबई से चेन्नई, या तो फिर ये मुंबई से जो और में दिया है वो यहाँ पे कोलकाता, यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन अहमदाबाद, और यहाँ पे है ग्राउंड नट का प्रोडक्शन। तो अब यहाँ पे हमारा पेपर 4 होता है फिनिश। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।